हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। दोस्तों, आज हम करेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स का सेकंड पार्ट। और ये सारे फिल इन द ब्लैंक पूछे गए थे एसएससी सीएचएसएल 2021 में, जो अभी लास्ट मंथ ही ख़त्म हुआ है। ये सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। और इसके अलावा एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल 2020, एसएससी सीजीएल 2021, एसएससी सीजीएल 2020 प्रीलिम्स एंड मेंस, ये सारे पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके हैं। एसएससी सिलेक्शन फेज 9, आप अगर इन सबको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट पर जाकर विजिट करें, आपको सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको प्लेलिस्ट की लिंक भी दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली वहाँ से भी जा सकते हैं। आज का चैप्टर आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आप अपनी एक रफ पेज या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी चाहें तो सारे आंसर्स कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चंस खुद से पढ़ने हैं, क्योंकि हमने कल इस बात को जाना था कि एसएससी अब काफ़ी लेंदी फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो इस बार जो एसएससी मेंस होने वाला है अभी 8 अगस्त और 10 अगस्त को, उसमें भी इंग्लिश को थोड़ा टफ किया जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा, ज़रूर किया जाएगा। तो ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए कि आप वीडियो को पहले पॉज करें, खुद से अच्छे से अटेम्प्ट करें, ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं। आप देखेंगे मेरा तरीका सॉल्व करने का, तो आपको आइडिया मिलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपना रफ पेज लेकर के रखिए, या फिर आप मुझे कमेंट करके सारे आंसर्स को बता सकते हैं। देखिए, पहला है हमारा द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, यानी ये मनरेगा की बात चल रही है। एम्स एट इनहेंसिंग, यानी क्या टारगेट है उसका, बढ़ाना। किस चीज को, डैश सिक्योरिटी ऑफ हाउस होल्ड्स इन रूरल एरियाज ऑफ कंट्री, प्रोवाइड करवाकर एटलीस्ट 100 दिन की रोजगार उनको मिले पूरे एक साल में, इन 1 फाइनेंशियल ईयर, टू सभी घर को जिसमें अडल्ट मेंबर्स इच्छा अनुसार टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होता है जैसे कहीं पत्थर काटना है, या कहीं सड़क बनाना है, या फिर मान लीजिए कहीं खुदाई करनी है। इसमें कोई भी 100 दिन अगर काम करेगा तो एटलीस्ट उसके घर में खाना पीना तो चल जाएगा ना एक साल का, ये तो निश्चित करती है मनरेगा। सो किस प्रकार की सिक्योरिटी, क्योंकि फिल इन द गैप के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी है, तो किस टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहती है गवर्नमेंट उनको। टोटल सिक्योरिटी, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी, बैलेंस्ड सिक्योरिटी, या लाइवलीहुड सिक्योरिटी। तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा, लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब होता है जीविका के लिए ज़रूरी चीज़ें। हम अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, जैसे रोटी कपड़ा मकान, एक प्रकार जीने के लिए किसी भी सजीव प्राणी को, स्पेशली यहाँ खाने पीने की बात कर रहे हैं, तो ये वाली सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करवा ही देगी 100 दिन खाना दे करके। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। अगर आपने पॉज करके खुद से किया होगा तो डेफिनेटली आपकी इंप्रूवमेंट ज़्यादा होगी और जल्दी होगी। जैसे अगला देखिए, वी शुड हैव लव्ड टू स्टे, वी वुड हैव लव्ड टू स्टे लाइक चिल्ड्रन ऑल आवर लाइव्स। सो बोल रहा है कि हमें रहना चाहिए था, लव प्यार करना चाहिए था, रहना किस प्रकार से रहना, लाइक चिल्ड्रन ऑल आवर लाइव्स। तो किस प्रकार के चिल्ड्रन, इनोसेंट चिल्ड्रन, शाई चिल्ड्रन, फ्रेजाइल, कनिंग। कनिंग मतलब होता है श्रीयुड, चंट आदमी, चालाक, हमने कल भी पढ़ा था ये। फ्रेजाइल मतलब होता है फ्रेल यानी वीक। शाय मतलब शर्म से थोड़ा शर्माने वाला, और इनोसेंट का मतलब मासूम। सो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर जाएगा, चाहे बच्चे क्या होते हैं, मासूम होते हैं, उन्हीं की तरह हमें पूरी जिंदगी रहना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग मुझे। इसका आंसर देखते हैं। प्रेरणा इज इन ए ग्रेट डैश अबाउट वेदर टू गो फॉर द पार्टी और नॉट। वेदर और इसका मतलब होता है या तो हाँ या तो ना। क्या मतलब होता है, या तो यस और या तो नो।
तो मतलब प्रेरणा जो थी वो कंफ्यूज थी कि या तो वो पार्टी में जाए या ना जाए। सो ग्रेट डैश, डिलेमा मतलब असमंजस, डिप्रेशन, डिप्रेशन में तो नहीं जाएगी ना, अगर पार्टी में जाना है या नहीं जाना है इसके फैसले के लिए डिप्रेशन में तो नहीं जाएगी। डिस्ट्रेस मतलब तनाव, इसमें भी नहीं जाएगी। पेन मतलब दर्द, इसमें भी नहीं जाएगी। डायलेमा की स्पेलिंग भी याद रखिएगा, DILE डबल MA। इसका मतलब मैंने आपको बताया ना, असमंजस, असमंजस में होना, मतलब ऐसे सिचुएशन में होना जब बड़ा कंफ्यूजन हो कि भाई करना क्या है, क्या सही रहेगा क्या नहीं, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं डायलेमा। सो आप इसका ऑप्शन मीनिंग भी याद रखिएगा, स्पेलिंग भी, दोनों पूछा जाता है। ऐसे रख लीजिएगा, दिल ए माँ। आगे देखिए, दो ही इज स्टाउट ही रन्स डैश, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फास्टली। सो फास्ट तो होता नहीं है, फास्ट होता है। स्टाउट का मतलब होता है मोटा ताजा, लगभग लगभग। सो मोटा है लेकिन इसके बावजूद क्या करता है, वो बहुत तेज दौड़ता है। फास्टर जब किसी से कंपैरिजन किया जा रहा हो दो लोगों से। फास्टेस्ट जब सबसे बेस्ट बताना हो और इसके पहले आर्टिकल द भी आता है, तो अगर द होता तो फिर फास्टेस्ट के साथ जाना पड़ता हमें। सो यहाँ पे क्या होगा, फास्ट। ही रन्स फास्ट। चलिए अगला पढ़िए, काफी बड़ा है ये तो, है ना। अच्छा, आप लोग ना बड़े सेंटेंस कितना बड़ा दे दिया, इतना बड़ा तो क्लोज टेस्ट भी नहीं होता, मतलब होता है पर वो 5 नंबर का होता है। तो ऐसा मत डर जाइएगा कि अगर इतना बड़ा है तो फिर मैं कैसे करूं। आप 50 से 70% केसेस ऐसे होंगे दोस्तों, जब आप यहां तक पहुंचते ही आंसर समझ जाएंगे, है ना। बाकी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो उतना टाइम नहीं लगता। देखिए, अदर कंट्रीज ऑफ कंपेरेबल साइज एंड एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि बात कर रहा है ICT, हैव डेवलप्ड ए डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मतलब डिसेंट्रलाइज मतलब होता है जिसका केंद्रीकरण ना हो, मतलब एक जगह फिक्स ना हो, सबके पास समान उसका एक्सेस हो। इस प्रकार का उन्होंने स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया है, या फिर आपसे लिबरल पॉलिसीज भी कह सकते हैं। एंड ए डैश डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, मतलब जो डिस्प्यूट हो उसको वो ठीक कर दे, ऐसा मैकेनिज्म। बस अब यहीं तक में हम कोशिश करते हैं आंसर ढूंढने की। रेस्ट्रिक्टेड डिस्प्यूट, शॉर्ट डिस्प्यूट, नैरो डिस्प्यूट, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। अच्छा, यहाँ पे डिस्प्यूट मेन नहीं है, यहाँ पे मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। कैसा मैकेनिज्म, जो किसी डिस्प्यूट को भी रेजोल्यूशन कर दे, ठीक कर दे। सो अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड मैकेनिज्म तो नहीं होगा, शॉर्ट मैकेनिज्म भी नहीं होगा और नैरो मैकेनिज्म भी नहीं होगा। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है पूर्ण रूप से, जो किसी भी चीज को अच्छे से पूरा चेक करे। पहले हम लोग पढ़ते हैं ना कॉम्प्रिहेंशन, पूरा पढ़ते हैं उसको, जिसमें पूरा डिटेल हो। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। आप वैसे भी देख सकते थे, रेस्ट्रिक्टेड, शॉर्ट और नैरो तीनों के तीनों सिनोनियम है कहीं ना कहीं से, तो ये तीनों तो आंसर वैसे ही नहीं हो सकते थे। अब आप चाहें तो इसको पॉज करके पूरा भी पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, ही इज अ डैश इन शाइनिंग आर्मर। क्या है वो, एक नाइट है, नाइट है, नाइट है, नाइट है, निट है। अब आपको पता चल गया होगा, शाइनिंग चमकदार, आर्मर, आर्मर मतलब होता है शील्ड, कवच, जो योद्धा वगैरह पहन के रखते हैं ना। तो इसका आंसर आप सभी को पता चल गया होगा, आप लोगों ने IPL में भी देखा होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स। सो ये नाइट मतलब होता है वीर, योद्धा, फाइटर। सो ये इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, गिफ्टिंग इज जनरली टेकन टू बी द इजीएस्ट एक्ट। सो गिफ्टिंग को यहाँ पे नाउन की तरह यूज किया जा रहा है कि किसी को गिफ्ट देना जो है, इज जनरली टेकन टू बी द इजीएस्ट एक्ट। अब यहाँ पे 2 गैप है तो आसान हो जाएगा आपके लिए करना, है ना। एक ना फंसे दूसरा फंसाने की कोशिश करिए। इजीएस्ट एक्ट टू डैश इफ ओनली, सिर्फ केवल यदि, इफ यू हैव हार्ट, आपके पास ऐसा दिल है, टू पार्ट विद समथिंग इन योर डैश। अब पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम, पार्ट विद होता है समथिंग
और पार्ट फ्रॉम होता है समवन। पार्ट विद का मतलब होता है, पार्ट विद समथिंग का मतलब होता है किसी प्रिय वस्तु से अलग होना, और पार्ट फ्रॉम समवन होता है किसी व्यक्ति से अलग होना, स्पेशली डियर वंस। सो गिफ्टिंग करना जनरली टेकन टू बी द इजीएस्ट एक्ट टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व तो नहीं होगा। फॉरगिव, फॉरसेक, फॉरसेक मतलब होता है त्यागना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। आगे पढ़ लेते हैं। इफ ओनली यू हैव, अगर आपके पास केवल ऐसा हार्ट है कि जब आप कभी ऐसी चीज से अलग होते हैं तो आपको ज्यादा दुख ना हो। समथिंग इन योर डैश, अब पहला तो कट ही हो गया। डिस्क्रेशन, फॉरगिव, डिस्क्रेशन, कैपेसिटी, पोजेशन। सो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि और तो कुछ लग नहीं रहा। डिस्क्रेशन का मतलब होता है थोड़ा मतलब आप समझदारी के साथ किसी चीज का फैसला ले सके, लेकिन यहां पे बोल रहा है केवल तभी जब आपके पास ऐसा दिल हो जब आप अलग हो सके उस वस्तु से, इन योर पोजेशन, जो आपका है। पोजेशन मतलब क्या होता है? अधिकार होना किसी पे जो आपका है। सो मुझे इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, यानी गिफ्टिंग इज जनरली टेकन टू बी द इजीएस्ट एक्ट टू परफॉर्म, मतलब ऐसा काम माना जाता है गिफ्टिंग जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, इजीएस्ट, अगर कोई ऐसी चीज जो आपके पास है उससे आप अलग हो सके तो। आगे देखिए, टू डैश कंट्रोल द जजेस डिसीजन, जो जज होते हैं उनके डिसीजन को कौन कंट्रोल करता है? टू, दो कौन सी चीजें? एक तो है जस्टिस और दूसरा है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है पक्षपात ना करना, बिना किसी की साइड लिए फैसला लेना। सो टू प्रिंसिपल्स, ऑफिशियल्स, मेंबर्स, एडवोकेट्स। सो इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इस प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। क्या मतलब होता है? सिद्धांत। तो दो सिद्धांत हैं जिसकी वजह से फैसले करने जजेस के लिए बहुत आसान हो जाता है। पहला, न्याय मिलना चाहिए, दूसरा किसी का पक्षपात करना नहीं चाहिए। हालांकि आजकल ऐसे ज्यादा केसेस में होता नहीं है, लेकिन उनका यही है, कसम खाते समय तो यही बोलते होंगे वो लोग। आगे देखिए, वी लव टू स्विंग, स्विंग मतलब होता है झूला झूलना। वी लव टू स्विंग फ्रॉम द ब्रांचेज डैश द पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब क्या होता है? तालाब। हम झूला झूलना पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, फ्रॉम द ब्रांचेस, पेड़ की जो शाखाएं होती हैं। इन द पॉन्ड, तालाब के अंदर तो नहीं करते, अंडर उसके नीचे नहीं करते, ऑन, ऑन मतलब होता है किसी के तल पे टच हुआ, तो पानी में टच करके तो हम नहीं करते। ओवर, ओवर का मतलब होता है किसी के ऊपर। पेड़ यहां होता है ना, यहां तालाब है मान लीजिए। ऑन पे तो ऑन होता जब अगर इस पे करते तो, अंडर होता जब इसके नीचे करते तो, इन होता जब इसके अंदर करते तो। अच्छा, अंडर यहां लिख लेते हैं नीचे, और ओवर होगा जब इसके ऊपर यहां करेंगे। तो आप ही बताइए हम कहां झूलते हैं? हम इस जगह पे झूलते हैं ना, तो ओवर का यूज होगा। आगे देखिए, सिनोनियम। अच्छा, यहाँ पे सिनोनियम पूछ दिया है, तो कल भी हमने ऐसे क्वेश्चंस करे थे। यहाँ पर जो आपका कोमा इन्वर्टेड ब्रैकेट के अंदर है, इसका आपको सिनोनियम बताना है। सो फर्स्ट टेक तो यही होगा आपका, सिर्फ इसी को पढ़िए, सेंटेंस नहीं। इलॉजिकल मतलब होता है बेतुका बातें, बेतुका, बिना सर पैर वाला। सो अनफेवरेबल, फेवरेबल नहीं, बायस्ड नहीं, फैक्टफुल तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता। तो क्या बचा? एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब होता है ऐसा डिसीजन बिल्कुल बेवकूफी से भरा हुआ, इलॉजिकल। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगर मान लीजिए ऐसे आपको पता नहीं चलता, तब आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। जैसे इट विल बी डैश टू एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स दिस टाइम। सो अगर इस समय हम उनकी बात मान लेंगे तो ये बड़ा ही एब्सर्ड होगा, बेवकूफी भरा फैसला होगा। फैक्चुअल तो नहीं होगा, बायस्ड भी नहीं होगा, अनफेवरेबल तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप उनकी बात मान रहे हैं तो अनफेवरेबल तो नहीं हो सकता। आगे देखिए, डिसिप्लिन मस्ट बी डैश एट एनी कॉस्ट। डिसिप्लिन मतलब क्या हो गया? जो भी आदतें हैं हमारी, उसको क्या करना चाहिए? एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे, यानी कुछ भी हो जाए उसको क्या करके रखना चाहिए? मेंटेन्ड, हाईलाइटेड, इंस्ट्रक्टेड, कर्टेल्ड।
कर्टल का मतलब होता है काट करके छोटा करना, तो ये तो कट गया आपका आंसर। हाईलाइटेड का मतलब होता है उसको हाईलाइट करके रखना, डिसिप्लिन को हाईलाइट करके थोड़ी रखेंगे। इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है बताया जाना, तो बताया नहीं जाएगा। मेंटेन करके मतलब होता है उसको कैरी करना, कंटिन्यू करना, छोड़ना नहीं पीछे। सो मेंटेन्ड शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, आप इसको भी पॉज करके पढ़िए और देखिए क्या आंसर हो सकता है। देखिए काफ़ी बड़ा दिया है ना, फिर क्या इस बार का क्वेश्चन इतना 2 सेंटेंस और जोड़ देता तो 5 नंबर का क्लोज टेस्ट ही बन जाता। बट कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस में ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको यहाँ से समझ में ना आए तो यहाँ से समझ के या यहाँ से समझ के आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी बड़े आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे देखिए, ग्रोइंग अप इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में बढ़ते हुए मैंने इस बात को देखा है कि द सिटी ग्रो एंड डैश। अब ग्रो यहाँ पे है फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे भी होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म क्योंकि एंड से जोड़ा गया है। सो डिमोलिश, रिट्रीट, फ्लैक्स, कर्टेल। देखिए डिमोलिश नहीं हो सकता, रिट्रीट नहीं होगा और कर्टेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कर्टेल का मतलब होता है काटना, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, डेमोलिश का मतलब होता है तबाह करना। सो जब उसने देखा है कि सिटी ग्रो कर रहा है तो दूसरी साइड भी इसका कोई पॉजिटिव साइन होना चाहिए। या चलिए इसको आगे भी पढ़ लेते हैं। बाकी सेकंड और फोर्थ का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। वेलकमिंग करते हुए देखा, एज इट्स ओन, जैसे कि मानो अपना ही हो। किसको? ऑल द डैश पॉपुलेशन, फॉरेन पॉपुलेशन या माइग्रेंट पॉपुलेशन, तो फॉरेन तो नहीं होगा। फॉरेन का मतलब होता है विदेशी और माइग्रेंट का मतलब होता है जब कोई दूसरी जगह से, अच्छा जो कोई अपनी जगह से अच्छा मतलब जो, सॉरी, माइग्रेंट का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जा करके बस जाए। आपको बताया था ना माइग्रेंट मतलब क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाए। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं इम, तो ये हो जाता है जो दूसरे जगह से अपनी जगह आकर बसे। और अगर मैं लगा दूं यहाँ पे ई, एमिग्रेंट, जो अपनी जगह से जाकर के दूसरी जगह बसे। सो माइग्रेंट का मतलब होता है जो खाना या जॉब या किसी अच्छी चीज के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं। सो माइग्रेंट होना चाहिए। इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड प्लीजेंट डैश, प्लीजेंट टूरिज्म भी नहीं होगा, प्लीजेंट फूड भी नहीं होगा, प्लीजेंट डेस्टिनेशन भी नहीं होगा, प्लीजेंट वेदर ही होगा। वहाँ का मौसम अच्छा है ना बहुत ज़्यादा, बेंगलोर का प्लीजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। आपको हर ऑप्शन में देख करके यही लग रहा था कि इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ही हो सकता है। यहाँ पे नेटिव भी नहीं हो सकता। नेटिव को वेलकम क्यों करेंगे? नेटिव तो वहीं के लोगों को बोलते हैं, लोकल भी वहीं के लोगों को बोलते हैं। तो हमें बड़े आसानी से पता चल रहा था कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। आगे देखिए, कलेक्शन ऑफ मनी थ्रू इलीगल मीन्स, यानी गैर कानूनी माध्यम के तरीके से कभी भी पैसों को इकट्ठा करना बिना किसी हार्ड वर्क के, वो हमेशा बढ़ाता है, इंक्रीज्ड द डैश ग्रीड ऑफ करप्ट ऑफिशियल्स। सो ये ब्रैकेट में लिखा है ना, जरूर इसका भी सिनोनियम पूछा होगा, इसका भी सिनोनियम पूछा था, तो ग्रीड का सिनोनियम आपको बताना है। तो अगर आप इस पैसेज को या इस सेंटेंस को नहीं पढ़ते तो भी आपका काम चल जाता। सो ग्रीड, अब देखिए क्यूपिडिटी, रिलायबिलिटी तो होता है भरोसा एक तरीके से दिखाना, सो ये तो हो नहीं सकता। स्टेबिलिटी का मतलब भी लालच नहीं होता। क्यूरोसिटी का मतलब होता है किसी के लिए उत्सुक होना। क्यूपिडिटी का मतलब होता है ग्रीडनेस या लालच। क्यूपिडिटी का मतलब होता है लालच। सो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो आपको पूरा सेंटेंस नहीं भी पढ़ते तो भी आपका आंसर पता चल जाता आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग शुड बी डेवलप्ड, यानी कंस्ट्रक्टिव सोचने का तरीका डेवलप करना चाहिए थ्रू डैश रीडिंग। अब कंस्ट्रक्टिव क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है ऐसी थिंकिंग जिसमें आप चीज़ों को रटने की बजाय बनाना सीखें।
कोई भी इश्यू हो, प्रॉब्लम हो, मुसीबत हो, आप कैसे उस चीज़ से निपट सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को नए तरीके से सीख सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। अब ये कैसे कैसे लोगों में बढ़ाया जाना चाहिए? थ्रू डैश रीडिंग। कैसा रीडिंग? ब्रीफ, नैरो, एविड, एक्सटेंसिव। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप में किसी भी चीज़ को छोटा करके पढ़ना, नैरो का मतलब भी यही होता है। तो ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकते। हालांकि इसका आंसर भी आपको पता चल गया होगा, क्या आंसर होगा इसका? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिव का मतलब होता है पूरी तरीके से जो कवर करे। कॉम्प्रीहेंसिव पढ़ा था अभी हमने थोड़ी देर पहले। और एविड का मतलब होता है थोड़ा उत्साही, जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो किसी भी चीज़ के लिए, है ना। जैसे आप बोल एंथुसियास्टिक बोल सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, यहाँ पर पार्ट 2 लिखना भूल गया, यहाँ पे पार्ट 1 नहीं पार्ट 2 होना चाहिए, बट कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया था थंबनेल में कि ये पार्ट 2 है, तो आप इसको पार्ट 2 ही लेकर के चलिएगा। आगे देखिए, द यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी इज एन डैश। अब एन आर्टिकल आ गया है, सो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फॉर ए डायनेमिक कम्युनिटी ऑफ एक्सेप्शनल पीपल विद द विजन, करेज एंड इन्फ्लुएंस टू ड्राइव पॉजिटिव चेंज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कम्युनिटी की बात की जा रही है, द यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी। ग्लोबल लीडर्स का एक कम्युनिटी बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पे इज यूज हुआ है। एंड डैश एक डायनेमिक कम्युनिटी, ताकि वो एक्सेप्शनल लोगों से बनी हुई एक डायनेमिक कम्युनिटी, उनकी अपनी एक सोच होती है, साहस होता है, उनका एक वर्चस्व होता है, ताकि वो पॉजिटिविटी को ड्राइव कर सकें वर्ल्ड के अंदर, या फिर दुनिया को चेंज कर सकें पॉजिटिविटी में। तो अब हमें यहाँ पे एक एन के बाद एक ऐसा नाउन चाहिए जो कि रेफर करे इस कम्युनिटी को। कैसा कम्युनिटी होना चाहिए? इम्पेरिमेंट का मतलब होता है हैम्पर करना किसी को, बाधा, रुकावट, हर्डल। एफर्ट वाला तो नहीं होगा कोई भी, इनपुट वाला भी नहीं होगा। एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर का मतलब क्या होता है? बढ़ाना या आगे की ओर लेकर के जाना, है ना। सो एक्सेलेरेटर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो एक्सेलेरेटर की तरह काम करेंगे दुनिया के लिए, जो उनको सही दिशा में बढ़ाएंगी। आगे देखिए, द एथलीट्स डैश वॉज बैडली इंजर्ड ड्यू टू ए फॉल ऑन द ट्रैक। एथलीट का कुछ था जो बहुत बैडली इंजर्ड हो गया था क्योंकि वो गिर गया होगा ट्रैक पे। सो अब क्या इंजर्ड हुआ होगा? टोड, टो, टू, टोए। टू तो हुआ नहीं होगा। टोड होता है मेढक का बच्चा, जो मेढक का बच्चा ही मान के चलिए। अच्छा, टो आप लोगों ने सुना होगा टोइंग कंपनी के बारे में। जैसे कई बार आपकी कार वगैरह या कोई ट्रक वगैरह, कोई हैवी व्हीकल खराब हो जाता, बाइक वगैरह तो आप खींच के ले जाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ट्रक वगैरह है, कोई कार वगैरह है, खराब हो जाए, तो आप लोगों ने देखा होगा ना, टोइंग कंपनी को कॉल करते हैं। कई बार पुलिस वालों के लिए भी टोइंग कंपनी वाले आते हैं। कोई गलत पार्किंग होता है कार में, कार वार की टो करके ले जाते हैं, तो वो होता है ये वाला। इसका आंसर होगा TOE। टोई का मतलब होता है पैर का अंगूठा। क्या होता है? तो ऑब्वियसली बात है, क्या खराब हुआ होगा एथलीट का? पैर का अंगूठा इंजर्ड हुआ होगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आसान था, आप भी पॉज करके करते तो कर लेते। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका प्रीपोजिशन बेस्ड। इसको जरा पॉज करके करिए, क्या आंसर हो सकता है इसका? शी स्वैलोड डैश हर ब्रेकफास्ट इन ए हरी। इन ए हरी एक फिक्स्ड फ्रेज है, फ्रेज है जिसका मतलब होता है जल्दीबाजी में। स्वैलोड का मतलब होता है गटकना, निगलना। अब क्या होगा? स्लोड अप तो नहीं होगा, ये तो आप खत्म कर देंगे। इन स्लोड इन टू भी नहीं होगा। अब आपको इन और डाउन में डाउट हो सकता है, बट कोई बात नहीं, इसका आंसर है डाउन। ये आपके लिए नया हो सकता है, तो आप इसको कहीं
नोट डाउन कर लें, पढ़ाई करें, इसको बार बार रिवाइज करें। स्वेलोड डाउन का मतलब होता है गटकना, निगलना। अगला है नादिया हैड एन एप्पल एंड अ डैश फॉर ब्रेकफास्ट। नादिया के पास क्या था? एक सेब और एक डैश खाने के लिए। सो पेयर मतलब होता है जोड़ा, ये नहीं होगा। प्रायर नो आइडिया, ये भी नहीं होगा। पियर होगा। पियर का मतलब क्या होता है? नाशपाती। सो बोल रहा है ना, ये एक तो सेब था और एक नाशपाती उसके ब्रेकफास्ट के लिए। क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर 4। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत आसान है, आप एक बार पॉज करके पढ़िए, आपको पता चल जाएगा, ये काफी आसान है। द न्यूज ऑफ द रॉबरी, रॉबरी की न्यूज की बात चल रही है, वो स्प्रेड फैलता है फास्टर देन क्या? फास्टर देन वाटर, विंड, एयर, फायर। फायर, ये इसका राइट आंसर होगा। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे बोलते हैं ना, रूमर्स जो है वो आग से भी तेज फैलती है ना। सो न्यूज जो है आग से भी तेज फैल गई, कई बार सुना होगा। तो यहाँ पे फायर बेस्ट ऑप्शन है। फायर से तेज चलती है न्यूज, ना कि वाटर, विंड और एयर से। ये फ्रेज भी है जो यूज किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में भी। नेक्स्ट भी काफी आसान है। आई वॉन्डर, वॉन्डर का मतलब होता है विचार करना, कि क्या यदि कमिटी मेंबर्स चेंज डैश प्लान्स। मैं सोचता हूं कई बार कि अगर कमिटी के मेंबर्स अपने प्लान चेंज कर दें, क्या होगा? देयर मतलब होता है यहाँ, डेयर हिम्मत, दे आर कोई सेंस नहीं बनता वर्ब के बाद, हमें चाहिए यहाँ पे एक प्रोनाउन। देयर मतलब क्या होता है? अपना। सो कमिटी मेंबर्स प्लूरल है ना, इसीलिए हम देयर के साथ जाएंगे, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला देखिए। ही ऑलवेज डैश ए टेंट्रम, टेंट्रम मतलब होता है चिड़चिड़ापन, अबाउट समथिंग और अदर्स। इसका आंसर आप लोगों को याद ही होना चाहिए। थ्रो अ टेंट्रम एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है चिड़चिड़ापन दिखाना, उसको बिहेव या चिड़चिड़ापन वाला बिहेव करना, उसको बोलते हैं थ्रो ए टेंट्रम। सो यहाँ पे इन्होंने पास्ट में ले रखा है, इसीलिए थ्रू दे रखा है। आगे है, द रूमर्स यूजुअली डैश लाइक वाइल्ड फायर। देखिए यहाँ पे इन्होंने फिर से दे दिया है ना, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हालांकि रिपीट बहुत होता है आजकल एग्जाम में, क्योंकि कोई भी एग्जाम का क्वेश्चंस आप सोशल मीडिया पे आके रिव्यू नहीं कर सकते ना, वो इलीगल है, केस हो जाता है टीचर्स पे। तो इसी वजह से ये क्या हो रखा है यहाँ पे कि ये लोग आजकल एसएससी वाले बहुत रिपीट कर देते हैं। देखिए यूजुअली डैश, अब यहाँ पे सारी बात आ गई है ग्रामर नॉलेज की। स्प्रेडिंग, आर स्प्रेडिंग, स्प्रेड्स या स्प्रेड, ये प्लूरल है तो स्प्रेड्स तो कट गया। आर स्प्रेडिंग प्रेजेंट में मतलब कोई ऐसा शो नहीं हो रहा कि हमें पता चले कि स्प्रेडिंग यूज होगा, ये जनरली बात कही जा रही है। तो जब भी कोई बात जनरली कही जाती है या यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो वो होता है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि आपका जाएगा यहाँ पे स्प्रेड। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। आगे देखिए। अच्छा ये तो स्पेलिंग एरर लग रहा है क्योंकि सबकी स्पेलिंग सेम ही है ना। आपको कल भी बताया था कि स्पेलिंग एरर भी आजकल पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में। देयर वॉज ए फीलिंग ऑफ डैश इन हिज आईज, उसकी आंखों में फीलिंग दिख रही थी, बदले की भावना, क्योंकि वेंजेंस का मतलब होता है बदला लेना। सो क्या आंसर हो सकता है? सी तो होता ही है लास्ट में, तो ये कट गया। VENG नहीं, GEA होता है, ये सही है आपका, वेंजियंस। सो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ए ही नहीं होता, EA होता है, मतलब बदला लेना। पॉज करके जरा इसको देखिए कि आप कैसे कर सकते हैं इसे। अच्छा 1024 में एक किंग था जिसका नाम था महमूद, रॉब्ड। अच्छा ये रॉब्ड है ना, तो आपको सिर्फ सिनोनियम देखना है यहाँ पे, क्योंकि अंडर ये ब्रैकेट में है
तो सिर्फ सिनोनियम ढूंढना है। तो रॉब का मतलब क्या होता है? प्लंडर। कनकीर मतलब होता है जीतना, अटैक करना। एनेक्स मतलब जब्त करना। एनेक्सेशन जैसे जैसे क्रीमिया का एनेक्सेशन कब्जा कर लिया था ना रशिया ने, वैसे आप लोगों को याद होगा, अगर 2-4 दिन पहले शायद वन वर्ड में हम पढ़ रहे थे प्लंडर। मैंने आपको बताया था ना, प्लंडर का मतलब होता है छोटी मोटी चोरी करना, स्पेशली स्पेशली वॉर जहाँ पे हो रहा हो वहाँ पे जा करके चोरी करना। सो प्लंडरिंग कहलाता है। सो यही आपका आंसर हो गया। आगे देखिए, सेटलर्स। सेटलर्स मतलब जो कहीं सेटल कर जाते हैं। ए न्यू कॉलोनी 18वीं शताब्दी के शुरुआत में। तो क्या होना चाहिए? सेटलर ने एक न्यू कॉलोनी को फिक्स्ड किया होगा, एंट्रेंच्ड किया होगा, एक्सटेंडेड किया होगा या एस्टैब्लिश्ड किया होगा। एस्टैब्लिश्ड मतलब इंस्टॉल करना, किसी चीज को कहीं पे स्थापित करना। सो एस्टैब्लिश्ड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए, फनी स्टोरीज मेड मी एंड माई ब्रदर डैश। अब फनी स्टोरीज हम मेरे भाई को और मुझे क्या बनाती थी? गिगली, ग्रिटी, कॉन्शियस, डेटरमाइंड। सो डेटरमाइंड और डेटरमाइंड का क्या मतलब? कुछ सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे। कॉन्शियस, अवेयर ऑफ नहीं, ग्रिटी या फिर गिगली। देखिए आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा, गिगल करना। गिगल का मतलब होता है हंसना। सो फनी स्टोरीज को गिगली बना देती थी, बात बात पे हंसने वाला। और वैसे अगर ग्रिटी ग्रिटी का मतलब देखें तो ग्रिटी का मतलब होता है साहस दिखाना। तो यहां पे सबसे बेस्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1। फनी स्टोरी है ना, फनी स्टोरीज तो गिगलिंग के हिसाब से जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला देखिए, वी आर आस्किंग दैम टू डैश द डेडलाइन। डेडलाइन क्या होता है? कोई भी तय की गई सीमा, स्पेशली कोई तारीख की। तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डेडलाइन, तारीखी सीमा को क्या किया जाए? आगे बढ़ाया जाए। डेफिनेटली सी बात है। तो ब्रॉडन का मतलब होता है चौड़ा करना। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ाना, लेकिन ये जो है ना हमेशा अमाउंट वगैरह, मात्रा वगैरह में यूज होता है। एनलार्ज का मतलब होता है किसी भी चीज को बड़ा करना। और एक्सटेंड का मतलब होता है आगे की ओर, आगे खिसकाना। स्पेशली कोई खिसकाना, स्पेशली कोई डेट वगैरह होती है ना, तारीख वगैरह, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक्सटेंड का यूज करते हैं। आपने सुना भी होगा, जज ने नेक्स्ट वीक के लिए एक्सटेंड कर दिया है केस, इस तरीके से बोलते हैं। सो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, द यंग किंग ट्राइड टू स्पीक बट हिज टंग सीम्ड मतलब प्रतीत हो रहा था, टू डैश द रूफ ऑफ हिज माउथ। टू डैश टू द रूफ ऑफ हिज माउथ एंड हिज लिप्स रिफ्यूज्ड टू मूव। और उसका जो लिप्स है वो मूव नहीं कर रहे थे। तो क्या होगा? हिज टंग सीम्ड टू लीव टू द रूफ, छोड़ना। तो लीव तो नहीं होगा, लीव छोड़ना। द रूफ ऑफ हिज माउथ, उसका जो जीभ है, जुबान, लीव कर रहा था, नहीं। डिवाइडेड मतलब होता है बांटना। लिंक मतलब लिंक होना, नहीं। क्लीव का मतलब होता है कोई कटाव, क्लीवेज वगैरह बोलते हैं ना, कोई कटाव, कोई सैवर होना, यानी कट जाना। सैवर का मतलब होता है 2 भागों में कट जाना। सो यही आंसर होना चाहिए, और तो कुछ यहाँ पे सेंस बन नहीं रहा। द यंग किंग ट्राइड टू स्पीक बट हिज जो टंग है, ऐसा लग रहा था कि उसमें वो कट गया हो, टू द रूफ ऑफ हिज माउथ, टू द रूफ
बट हिज टंग सीम्ड टू क्लीव टू द रूफ ऑफ हिज माउथ। ऊपर से इसका टंग कट गया हो तो यही आंसर होना चाहिए इसका, और कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड, लीव, लिंक इसका कोई सेंस भी नहीं बन रहा। क्लीव का मतलब होता है कट जाना, सीवर हो जाना या स्प्लिट हो जाना। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। अगला देखिए, शी रेस्ड टूवर्ड्स द ट्रेन। अच्छा, अब आप सोच के देखिए, आप ट्रेन की तरफ रेस लगाते हैं क्या कभी? अगर लगाते हैं तो वो कैसी सिचुएशन होगी, सोच के देखिए। क्रेजिली, बर्जर्क, बर्जर्क का मतलब होता है क्रेजी, वही जो पागलों की तरह इधर उधर भटके। हैक्टिकली, तनाव से भरा हुआ। फ्रेनेटिकली का मतलब होता है जैसे चिंता, जल्दबाजी में। या टेंशन में। सो इसका जो आंसर बेस्ट जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फ्रेंटिकली का मतलब होता है टेंशन में, जल्दबाजी में कोई काम कर देना या करना। सो शी रेज्ड फ्रेनेटिकली टूवर्ड्स द ट्रेन। बर्गजर्क तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि ये कोई, हमें यहाँ पे एडवर्ब की जरूरत थी। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे देखिए, होपफुली थिंग्स विल रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ इन द डैश। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, अर्लियर। तो यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि इसका आंसर फ्यूचर ही हो सकता है। क्यों? रिटर्न, विल कब के लिए यूज होता है? फ्यूचर के लिए। तो आशा है कि भाई, उम्मीद है कि जो लाइफ है भविष्य में वो वापस से नॉर्मल हो जाएगी। तो क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप लोग एक बार पॉज करके पढ़िए खुद से। एनी रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस का मतलब होता है सेम जैसा, ऑफ अ कैरेक्टर इन दिस बुक टू ए लिविंग पर्सन। यानी अगर कोई समानता मिलती है इस किताब के चरित्र से किसी सच में कोई ऐसा इंसान हो तो वो क्या माना जाएगा? इज डैश इंसिडेंटल। इंसिडेंटल मतलब आप मान सकते हैं संयोगवश से। सो क्या होगा? एब्सोल्युटली, पूरी तरीके से हो सकता है। थोरोली तो नहीं होगा। थोरोली मतलब होता है कोई चीज पढ़ना पूरी तरीके से या कहीं से गुजरना, तो ये नहीं होगा। नेचुरली नहीं होगा, ऐसा थोड़ी नेचुरली इंसिडेंटल माना जाएगा। ये तो एब्सोल्युटली होगा या प्योरली होगा। सो एनी रिजेम्बलेंस ऑफ अ कैरेक्टर इन दिस बुक टू अ लिविंग पर्सन इज। एब्सोल्युटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से। और प्योरली मतलब होगा शुद्ध रूप से। एब्सोल्युटली यहाँ पर कंप्लीटली होना चाहिए, एब्सोल्युटली, बट प्योरली भी हो सकता है। सो इसका आंसर होना तो दोनों चाहिए। अब डिपेंड करता है एसएससी ने क्या दिया है। सो आप लोग क्या करिएगा, इसका आंसर एक बार देखिएगा एसएससी ने क्या दिया है और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। दोनों ही होना चाहिए, मुझे तो कोई ऐसा एब्सोल्युटली इंसिडेंटल या प्योरली, शुद्ध रूप से मान सकते हैं क्योंकि बोला जाता है ना शुद्ध रूप से। कई बार हिंदी में भी आप देख सकते हैं, बोल देते हैं शुद्ध रूप से इंसिडेंटल, संयोग माना जाएगा। सो बाकी आप एक बार इसका आंसर देखिएगा एसएससी ने क्या दिया है। अभी मेरे पास आंसर का एक्सेस है नहीं, और कमेंट बॉक्स में मुझे कर दीजिएगा आंसर जब भी किसी को मिलता है। आगे देखिए, वी हैव डैश लॉन्ग वीकेंड अहेड। वी हैव, द नहीं होगा, वन नहीं होगा, एन का तो सेंस नहीं बनता। ए, अभी हमारे पास है एक लॉन्ग वीकेंड अहेड, आगे हमारे पास एक लंबा वीकेंड है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली लिविंग इन रिस्क, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता से भरा हुआ, एंड फियर ऑफ डैश। किस चीज का फियर होगा? बॉडी का, डेथ का, लाइफ का, या नेचर का? नेचर, लाइफ का डर क्या होगा? कुछ नहीं। बॉडी का क्या डर होगा? कुछ नहीं। तो सबसे बड़ा डर किस चीज का होता है? डेथ का। या फिर बात चली रही है ना कि द वर्ल्ड इज, लगातार जो है वो जिंदा है रिस्क पे, अनिश्चितता है कि कब क्या हो जाए पता नहीं, और फियर ऑफ डेथ। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
टैगोर एंड गांधी वर अनडाउटली द टू आउटस्टैंडिंग एंड डैश फिगर ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। सो गांधी और टैगोर के बारे में बताया जा रहा है, एंड से जुड़ रहा है तो आउटस्टैंडिंग एंड डोमिनेटिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सेप्शनल, बेहतरीन। डोमिनेटिंग का मतलब होता है वर्चस्व से भरा हुआ, दबंगई टाइप का। सो एप्रिशिएटिंग, रिज्यूमिंग, एक्टिवेटिंग से सबसे ज्यादा बेस्ट है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, और यही हमारा आंसर होगा। द विंड डैश सो पावरफुली दैट द डोर क्लोज्ड। सो यहाँ पे बोल रहा है कि जो हवा थी वो इतने ताकतवर से उसने कुछ किया होगा कि डोर क्लोज हो गया। अब क्या किया होगा, ऑप्शन पढ़ लीजिए। ब्लो का मतलब होता है बहना, हवा का बहना। ब्लो का मतलब क्या होता है? हालांकि इन्होंने ऑप्शन को बहुत मतलब इजी बना दिया है आपके लिए, क्योंकि ब्लूज का सेंस नहीं बनता, और वैसे भी ये क्लोज्ड है तो ये पास्ट की बात चल रही है। सो ब्लो होगा नहीं, ब्लू होगा, क्योंकि ब्लो का पास्ट होता है ब्लू। लेकिन इन्होंने ऑप्शन ना बहुत इजी कर रखा है। अगर ऑप्शन दे दिया होता ना यहाँ पे फ्लू या फ्लोन, तब देखते कि बच्चे को कितनी कंफ्यूजन होती। बट इधर वे कोई बात नहीं, इसका आंसर है ब्लू। आगे चलते हैं। I never could quite get the idea. I never could quite get the idea my mind that I should do some teaching. Yet फिर भी I felt, मुझे महसूस हुआ था, पास्ट की बात चल रही है क्या? I felt a great deal of satisfaction with the pastorate. Pastorate का मतलब होता है, मतलब जहां पर भीड़ को इकट्ठा करके धर्म से रिलेटेड चीजें, बातें बताई जाती हैं, टीचिंग्स वगैरह दी जाती हैं। टेलीविजन पे आप लोग देखते होंगे ना बहुत ज्यादा। आई नेवर कुड क्वाइट गेट द आइडिया, मैं कभी प्राप्त नहीं कर क्वाइट गेट द आइडिया, मैं कभी प्राप्त नहीं कर सका आइडिया। माई माइंड, आउटकम, रिजल्ट, आउटकास्ट, बेदखल कर देना, आउट एक्ट नहीं, आउट ऑफ माई माइंड, मतलब कभी ऐसा आइडिया मेरे माइंड से नहीं आया। आउट ऑफ माई माइंड, आउट ऑफ मतलब आना मेरे माइंड से। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 4। करेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है तो फिर इसको पढ़ने की जरूरत तो है नहीं आपको, है ना? आपको तो सिर्फ यहीं से पढ़ करके आंसर चेक करना है। परसिस्टेंस, सो परसिस, सी नहीं होता, सी होने की वजह से फोर्थ कट गया। परसिस्टेंस, टी, अच्छा PAR नहीं होता, क्या होता है? परसिस होता है ना, परसिस्ट, बने रहना। अब यहाँ पे लग जाता है हमारा ENCE ना कि ANCE। सो क्या आंसर बचा हमारा? हमारा आंसर बचा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टिके रहना। आगे देखिए, सिनोनियम बताना है अब हमें यहाँ पे। किसका सिनोनियम? जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो आपको पूरा सेंटेंस तभी पढ़िएगा जब सिर्फ ब्रैकेट से काम ना बने, तब पूरा पढ़िएगा, क्योंकि सेंटेंस आप पढ़ेंगे ना तो आपको आइडिया मिल ही जाएगा क्या होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा डैप्लीट। डैप्लीट का मतलब होता है खाली, इसका एंटोनियम होता है रैपलीट, जिसका मतलब होता है भरा हुआ, भरना। ग्रीडी मतलब, अच्छा डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीबी। पहले तो हमें इसका मतलब देखना होगा। गरीबी, किसी के पास, नीडी पीपल, किसी के पास कुछ ना हो। सो इसका राइट आंसर होगा इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब भी होता है गरीब, पुअर। सो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हालांकि अगर आपको इसका नहीं पता होता तो व्हेन द लेडी आंसर्ड द नॉक्ड एट द डोर, मतलब जब उसने वो गई दरवाजे के पास, शी फाउंड अ डेस्टिट्यूट मैन। सो अब तो इसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, सेकंड में और थर्ड में, फोर्थ भी हो सकता है। चलिए, इसके लिए फिर आपको फिर इस वाले में आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, आपको मीनिंग ही पता होना चाहिए डेस्टिट्यूट। आपने ये सुना होगा ना, डेस्टिट्यूशन में जी रहे होते हैं बहुत सारे लोग। डेस्टिट्यूशन का मतलब गरीबी में। आगे देखिए, ही रेन डैश द फील्ड टू कैच द बॉल। फील्ड का मतलब मैदान,
सो मैदान, टू कैच द बॉल, बॉल को पकड़ने के लिए मैदान में दौड़ा। थ्रू, ओवर, बिसाइड्स, अक्रॉस। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, ये नहीं होगा। अगर ये आपका मैदान है तो ओवर तब होता जब वो यहाँ पे होता। थ्रू तो होता है जब कोई कवर्ड चीज होती है, उससे हम गुजरते हैं या किसी चीज को पढ़ते हैं। मैदान कवर्ड नहीं है। अक्रॉस, ऐसी चीजों को क्रॉस करने के लिए हम, या किसी भी चीज को पूरा दौड़ करके पार करने के लिए हम अक्रॉस का यूज करते हैं, अक्रॉस द फील्ड। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। आप एक बार प्रीपोजिशन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आज आपने देखा था कि प्रीपोजिशन फिलअप्स भी, रिलेटेड फिलअप्स भी आए थे, तो ये सब भी आपको आना चाहिए आपके एग्जाम के लिए। तो आज का हमारा पार्ट सेकंड जो है, देखिए यहाँ पे हर जगह पार्ट 1 लिखा हुआ था ना। आई रिपीट, पार्ट सेकंड है ये। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। सो आज हमने पार्ट सेकंड भी कंप्लीट कर लिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे पॉज करके एक बार बता दें कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट कर दें, लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अपकमिंग एसएससी के एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है हमारी। तो चलिए अगला लेक्चर भी देखिएगा हमारा, और पहले के प्लेलिस्ट भी देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।